तीजन बाई अब नहीं रही, आपके साथ उनकी कैसी यादें हैं? आप कैसे याद करते हैं आज? तीजन बाई की पहली याद, पहली स्मृति मेरी है 1976 की। मेरे लिए रायपुर नया शहर था और उस समय मैं विवेकानंद आश्रम के छात्रावास में रहता था। शाम का समय था। विवेकानंद आश्रम के सामने एक पेड़ के नीचे चबूतरा है, वहाँ ये कार्यक्रम हम लोग लौट रहे थे शाम को, तो हमने देखा कि वहाँ कार्यक्रम हो रहा है। हम लोग रुक गए तो उस समय तीजन बाई को लेके कुछ नाम ही मैंने सुना था, लेकिन वो परफॉर्मेंस देख के मैं पहचान भी नहीं पाया कि ये तीजन बाई हैं। फिर पता किया तो पता लगा कि ये तीजन बाई हैं और इस तरह। और वो पहली स्मृति इसीलिए मुझे याद है कि वो इतनी प्रभावी थी कि वो मुझे अब तक याद रह गई। लेकिन उनसे मेरा व्यक्तिगत संपर्क हुआ 2001 से, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, और मेरे साथ करीब करीब उसके बाद लगातार हर साल किसी न किसी अवसर पर मेरी उनसे मुलाकात होती रही। 2001 वो पहला साल था, क्योंकि 2000 नवंबर में राज्य बना। अगले साल जो नवंबर के महीने में 14 नवंबर से एक हफ्ते का या शायद 10 दिन का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला होता है प्रगति मैदान में, तो उसमें छत्तीसगढ़ दिवस मनाया जाता था। हर राज्य का दिवस होता है, तो छत्तीसगढ़ दिवस मनाना था। तो वो चूँकि पहला साल था, इसलिए वो छत्तीसगढ़ दिवस प्रगति मैदान में तो एक दिन का मुख्य कार्यक्रम, लेकिन उसके साथ और भी कार्यक्रम हुए जिसमें छत्तीसगढ़ी फिल्मों का प्रदर्शन और उसके साथ उस पर चर्चा, ढेर सारी चीज़ें। उसी के दौरान तीजन बाई जी का कार्यक्रम हुआ और वो मेरे लिए एक बहुत ही यादगार और सीखने वाला वो आयोजन था। राष्ट्रीय संग्रहालय के ऑडिटोरियम में वो कार्यक्रम था, शाम का वक्त था। और जैसा आमतौर से होता था, कार्यक्रम की तैयारी हुई और फिर हम लोगों ने ऑडिटोरियम की लाइट बंद करा दी, मंच की लाइट जलती रही। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि ऑडिटोरियम की लाइट जल गई है, तो किसी ने गलती से जला दी गई होगी। मैं बहुत जल्दबाजी से भागते हुए लगभग गया, जाके मैंने कहा कि ये बत्तियां बंद कर दो, कार्यक्रम शुरू हो रहा है। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, तीजन बाई जी ने कहा है कि ये बत्तियां जलती रहें। तो बहरहाल ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद मैं उनके साथ बैठा। एक तो मैं ये ध्यान कराना, मेरे लिए ये सब पहले नेपथ्य के दृश्य मेरे लिए तब बहुत नए होते थे, क्योंकि नाटक और रंगमंच से थोड़ा बहुत जितना रिश्ता रहा वो प्रेक्षक का मेरा रहा। बैक स्टेज, और जबकि राज्य बनने के बाद मैं लगभग पूरे 20 साल बैक स्टेज रहा। मैं जब बैक स्टेज गया तो वो मेरे लिए एक पहली लर्निंग तो ये थी, वो मैंने हबीब तनवीर जी के साथ भी देखा था कि वो विंग में आने के पहले वो एक्शन और एक्टिंग शुरू कर देते थे और करा देते थे अपने कलाकारों से, और स्टेज के विंग्स के से निकलते हुए, स्टेज से अलग हटते जब विंग्स में जाते थे, तब भी वो एक्शन कंटिन्यू करते थे, कट टू कट नहीं होने देते थे। उससे शायद उनसे भी मैंने ये बात की थी। तो वो मोमेंटम बनाने की बात होती है। तीजन बाई जी तो, हबीब तनवीर जी तो थिएटर के और पूरी दुनिया के थिएटर के उन्होंने अध्ययन किया था, अनुभव किया था, फोक थिएटर को उन्होंने समझा था। लेकिन तीजन बाई के लिए मैं ये बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, कह सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें थिएटर का, ये कोई शास्त्र या व्याकरण अगर उनका था तो ये उनकी अपनी समझ थी। और वो समझ किस स्तर की थी, स्टेज से बाहर आने के बाद वो किसी से बात नहीं करती थी और थोड़ी देर बैठी रहती थी। और आप बैठे रहें और उनको अगर ध्यान से देखें तो
ये समझ में आता था कि वो एक एक करके अपने ऊपर आरोपित जो पात्र हैं, भीम, अर्जुन, द्रौपदी, दुशासन, वो सबको एक एक करके तिरोहित कर रही हैं, एक एक करके सबको विदा कर रही हैं। वो दृश्य मेरे लिए जादू की तरह था। और ये मैं प्रयास करता था कि वो स्टेज से बाहर जब भी आए तो मैं उनको देखूं। मुझे जितना उनको स्टेज पे देखना जादुई, चमत्कारिक लगता था, उतना ही मुझे वो जादुई लगता था। बहरहाल जब वो सामान्य हो गई तो मैंने पूछा कि आपने लाइट जलवा दिया था, हमने बंद कराई थी। तो बोले नहीं, मैंने कहा था जलवाने के लिए। मैंने कहा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि सामने ऑडियंस होता है, वो उसको देखती होती हैं, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी भावभंगिमा देखती होती हैं, तो उनको तुरंत अपने परफॉर्मेंस को, भाषा उनकी थी, मैं अपनी भाषा में जो समझा वो कह रहा हूँ, तो उसको उन्हें इम्प्रोवाइज़ करने में, डिज़ाइन करने में उन्हें आसानी होती है। वो तो मुझे ये लगा कि वो लगातार क्रिएटिव रहती हैं परफॉर्म करते हुए, और ये शायद किसी लोक कलाकार की सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है कि वो रटा रुटाया अभिनय नहीं करता है, और वो रिहर्स करके जो आया है सिर्फ वो नहीं करता है, वो लगातार इम्प्रोवाइज़ करता रहता है। ये अपने आप में मेरे लिए ये अगर ये थिएटर का, मंच का, या भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की परंपराओं का अगर कोई पाठ है तो ये पाठ मैंने तीजन बाई से सीखा और समझा। और बाद में मुझे पता लगा कि जो वेस्टर्न थिएटर हैं और भरत मुनि के नाट्यशास्त्रों में भी शब्दावली अलग है, फोर्थ वॉल की बात की जाती है। और फोर्थ वॉल इस तरह कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुखातिब हूँ, अगर कैमरे के सामने हूँ तो मेरे पीछे और अगल बगल 3 दीवारें हैं, लेकिन परफॉर्मेंस ड्रामा होता है, परफॉर्मेंस होता है, उसमें एक इमेजिनरी वॉल, एक काल्पनिक भित्ति कलाकार कल्पना कर लेता है कि वो अपने परफॉर्मेंस में पूरी तरह डूबा रहे, उसके सामने कोई नहीं है, वो सारी की सारी अपनी अभिनय क्षमता और अपनी प्रस्तुति को अपने ऊपर केंद्रित कर ले। एक थिएटर के लोग हैं, शास्त्र के लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि ये बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी विचारधारा ये है कि उस फोर्थ वॉल को गिरा दिया जाए और दर्शकों के साथ हो लिया जाए। और दर्शकों के साथ होने में 2 चीज़ें, एक तो जैसा तीजन बाई जी ने कहा, और नंबर 2 कि हमारे पूरी जो परफॉर्मिंग आर्ट्स जितने भी होते हैं, उस परफॉर्मिंग आर्ट में ये हमेशा माना, सोचा और विश्वास किया गया है कि परफॉर्मर है वो एक्टिव परफॉर्मर है और ऑडियंस है वो पैसिव परफॉर्मर है। परफॉर्मर वो भी है। दरअसल ये जो पूरी प्रस्तुति हो रही है, वो प्रस्तुति उसके साथ ही पूरी हो रही है। तो वो दर्शक सिर्फ दर्शक नहीं होता, वो प्रेक्षक होता है, और प्रेक्षक होते हुए वो भी उतना उसमें इन्वॉल्व होता है, उसका अपने तरह का अभिनय होता है। और दरअसल वो अभिनय या उसका प्रभाव वही है कि जो अभिनय किया जा रहा है, अगर वो उसके साथ एकाकार हो जा रहा है, तब दरअसल प्रस्तुतकर्ता और दर्शक का भेद मिट जाता है। और यही अभेद हमारे पूरे नाट्यशास्त्र की भारतीय परंपरा, वो मैंने तीजन बाई में, ये व्याकरण तो मैंने बाद में पढ़ के समझने की कोशिश की, लेकिन इसे व्यावहारिक रूप से मैंने देखा ये तो तीजन बाई में सिर्फ ये कि वो भीम की तरह मर्दानी चाल में चलती थीं और तमूरे को गदा की तरह उठा लेती थीं और बड़ी मर्दानी और बुलंद आवाज़ थी, सिर्फ उनमें ये नहीं, उनकी जो पूरे थिएट्रिकल समझ है, मुझे लगता है वो अद्भुत थी, वो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। आपको क्या लगा कि चूंकि उन्होंने नाना से अपने सीखी थी पंडवानी, लेकिन इतने सालों तक पंडवानी को परफॉर्म करना, जीना, लोगों को सीखने में वक्त लग जाता है। हबीब तनवीर से सीखा लोगों ने, मंदराजी के कलाकारों ने सीखा, लेकिन तीजन बाई में ऐसी क्या विशेषता थी कि वो अकेली चलती थी?
ये देखिए, निश्चित रूप से वो ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जो जिन प्रतिभाओं को हम नैसर्गिक कहते हैं, गॉड गिफ्टेड कहते हैं। निस्संदेह उनमें ऐसी प्रतिभा थी। और जैसा आप कह रही हैं, मैंने मंच के बाहर आपसी चर्चाओं में एक बार उनसे पूछा था कि द्रौपदी चीरहरण और कीचक वध और यही तो आप कभी तो वो कहती थी इस बात को कि वो इतना देखने के लिए, इतना करने के लिए, प्रस्तुति के लिए, क्योंकि मंच पे प्रस्तुति की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन वो पूरी की पूरी महाभारत कथा के सभी प्रसंगों को इतने ही प्रभावी ढंग से गा सकती थी, कह सकती थी, प्रस्तुत कर सकती थी। तो ये बात, लेकिन जो मंची अपनी सीमाएं होती हैं जिसके कारण वो ऐसे पिक्ड, जो ऐसे चुने गए, ऐसे उठाए गए प्रसंग हैं उनको, लेकिन जैसा आप कह रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि उनमें वो एक नैसर्गिक प्रतिभा थी। और दूसरी चीज़ कि जो कलाकार अपनी कला को, अपनी प्रस्तुति को लेकर लगातार, मतलब देखिए क्या होता है कि जो व्यावसायिक कंपनियां हैं वो R&D में अपना खर्च करती रहती हैं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उनका R&D होता है। एक अच्छा कलाकार अपनी किसी भी प्रतिष्ठा से, किसी भी लोकप्रियता से, किसी भी स्टेटस से खुद उतना प्रभावित नहीं होता, और होता है तो होकर वो R&D बंद नहीं करता। तीजन बाई ऐसी कलाकार थी जो लगातार उनका, और ये जो सारी चीज़ें उन्होंने उपलब्ध की थी, क्योंकि शुरुआती दौर में तो मैंने बहुत सारे आर्ट क्रिटिक लोगों की बात पढ़ी है कि जो उनके पर, क्योंकि उस समय जो पंडवानी का मानक था वो मानक मोटे तौर पे झाड़ू राम देवांगन जी का मानक था। तो उसके सामने एक दुबली पतली सी लड़की और एक इस तरह की, और जो अभिनय करती है या थोड़ा सा उसमें खड़े होके गाती है और थोड़े से ऐसे भी प्रसंग जोड़ देती है, इन सब चीज़ों को लेकर उनकी आलोचना भी की जाती थी कि ये नहीं है। लेकिन हम यहीं वो पक्ष भी देखते हैं कि कलाएं किस तरह से लगातार विकसित होती रहती हैं, कलाओं का स्वरूप कैसे विकसित होता रहता है, और विकसित होती कलाएं अपने आप में एक अलग तरह का मानक बनती हैं। तीजन बाई शायद तीज के दिन पैदा हुई थी, और उनके नाम के साथ एक बार मैंने उनसे मैं थोड़ी छूट भी ले लेता था, और मैंने उनसे कहा था कि एक तो महाभारत के परंपरा है, दूसर परंपरा पंडवानी के, और तू तीजन बाई है ना, तो तू तीसर परंपरा है, तू नया त पंडवानी चालू करे है, जे पंडवानी भर कपाली के कि वेदमती है कि खड़े होके गाही के, बैठ के गाही कि दैसे कही कि दैसे, ये सब के बात हर तय हो ही एक समय में आके कि तीजन बाई हर एक तीसर परंपरा स्थापित करिस पंडवानी के, पंडवानी ल नया परिभाषा दिस, पंडवानी के नया मानक तय करिस। तो तीजन बाई तो ये इस बात को लेके उनके चेहरे पे मुझे याद आज भी आता है, और वो बहुत भावुक कर देने वाला है कि जिस तरह से वो शर्माती थी, उसमें उसके लिए सिर्फ अंग्रेज़ी का एक शब्द मुझे याद आता है कि वो ब्लश करती थी। फिर इतनी मासूम मुस्कुराहट होती थी जिसमें संकोच भी है, आपके की गई प्रशंसा का सम्मान करने के लिए उसे स्वीकार कर रही हैं, उस प्रशंसा को। ऐसी अद्भुत अभिव्यक्ति होती थी। ये सब चीज़ें मेरे लिए अब उसे अपनी कल्पनाओं में सपने की तरह हैं अब मेरे लिए। आप तो कई कलाकारों से मुखातिब हुए, देश में कई कलाकारों को आपने जाना भी होगा, समझा परखा होगा। तीजन बाई कैसी विलक्षण थी, और पद्म विभूषण किसी कलाकार को मिलना ये अपने आप में एक तरीके से अलग बात है कि वो पद्म विभूषण भी थी। तो आप कैसे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी से जुड़ा होना, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे लोक कलाकार का होना जिन्होंने विदेशों तक जाके अपनी जो भाषा और स्थानीय भाषा होती है उसमें लोगों को बताना? देखिए, एक तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोक भाषाओं में जो प्रस्तुतियाँ होती हैं
अगर वो पौराणिक और महाकाव्य हैं, चाहे वो भरथरी हो, चाहे राम कथा हो, महाभारत हो, कोई पौराणिक प्रसंग हो, इन सारी कथानकों का एक बहुत महत्व इस दृष्टि से भी है कि इसमें भाषा की बाध्यता या सीमा उतनी बाधक नहीं होती है, क्योंकि ये कथा मोटे तौर पे लोग जानते होते हैं और ये कम्युनिकेट होने में आसान होती है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये भी रहा। और दूसरी चीज़ कि अपने एक्सप्रेशन को लेकर, अपनी अभिव्यक्ति को लेकर वो इतना लाउड होती थी, उनकी अभिव्यक्ति इतनी ज़्यादा वो उभर कर आती थी वो सारी चीज़ें कि जो व्यक्ति उस भाषा से बहुत जुड़ा हुआ नहीं है, वो भी उस कथा के मूल भावना को लेकर और उनकी अभिव्यक्ति को लेकर, उनके अभिनय को लेकर उसे बिल्कुल भी इस बात की कमी नहीं खलती थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है उसमें जो नाटकीयता होती है, इस सब के साथ अभिनय, उनकी मतलब जिसको शास्त्रीय ढंग से हम कहते हैं ना चंपू काव्य, कि वो किस जगह गाते गाते कथा सुनाने लगेंगी और कहाँ कथा सुनाते सुनाते गाने लगेंगी और कहाँ वो रागी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये जो पूरा एक नाटकीय माहौल बनता था, ये नाटकीय माहौल किसी भी दर्शक को सम्मोहित करता था। उसके लिए भाषा बहुत बाधक नहीं होती। और जैसा मैंने कहा कि वो अपने प्रस्तुति को लेकर लगातार उसे साधना करना, इम्प्रोवाइज़ करना, और उसके मानक उन्होंने अपने स्वयं तय किए थे। ये बात अलग है कि उनके तय किए गए, उनके गढ़े गए मानक को अब हम थिएटर की उस व्याकरण या शास्त्र, चाहे वो शेक्सपियरन थिएटर हो कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र हो, तो बाकी से हम ब्रेख्त का नाटक हो, तो उनसे हम भले अब देखें, लेकिन वो ये सारी चीज़ों को उन्होंने स्वयं से समझ के विकसित किया था। और उन्होंने दरअसल वो जो बात है कि दर्शक को देखना, दर्शक को पार्टिसिपेंट मानना और उनकी प्रतिक्रियाओं से अपने को इम्प्रोवाइज़ करना, तो ये जो उन्होंने विकसित किया था, दरअसल किसी एक शास्त्र को विकसित करने में कई पीढ़ियाँ लग जाती हैं और ढेर सारे लोग लग जाते हैं जिन्हें इस तरह का एक तरह से कहिए कि नैसर्गिक प्रतिभा होती है। शायद वो बहुत जल्दी इन चीज़ों को, लेकिन उसके लिए वो खुली आँख और लगातार ऑब्जर्वेशन जो तीजन बाई में था। और मुझे लगता है ये सब एक कारण है उनके। आखिरी के दो सवाल आपसे कर रही हूँ। एक तो ये कि हमने देखा भारत एक खोज, जी तो उसमें हमने तीजन बाई को देखा। जी। जब मैंने देखा तो मैं तो पहचान नहीं पा रही थी। मैंने तो क्योंकि हमारे अध्यापकों ने बताया तो हमने देख लिया। जी। तो उस वक्त श्याम बेनेगल जैसे इतने बड़े शख्सियत, उन्होंने तीजन बाई को कास्ट किया और उसी भाषा में वो परफॉर्म कर रही है, वही बाल को लेकर के। आपसे कभी चर्चा हुई या कोई किस्सा इस बारे में आपका कुछ हो? नहीं, किस्सा नहीं, लेकिन मैं ठीक ठीक उसे उसका संदर्भ नहीं बता सकता, लेकिन कहीं इस बात को श्याम बेनेगल या किसी आर्ट क्रिटिक ने ये बात कही थी कि जो बहुत बड़े तामझाम और 50 कलाकारों के साथ और बहुत सारे जो एट्रीब्यूट्स के साथ और मंचीय सुविधाओं के साथ जो प्रस्तुति की जाती है, वो प्रस्तुति सारी की सारी अकेली तीजन बाई संभव कर लेती हैं। ये बात, और इस बात को मुझे लगता है कि श्याम बेनेगल जैसा एक व्यक्ति जो उस श्रेणी के डायरेक्टर, उस जैसी उनकी समझ थी, तो इस बात को, क्योंकि महाभारत के बिना भारत एक खोज पूरी नहीं होती, और महाभारत को परफॉर्म कराने के लिए ये किसी भी बहुत
मुझे लगता है कि ये उनकी निर्देशकीय क्षमता का भी एक इतना बड़ा प्रमाण है कि उन्होंने उसे करने के लिए तीजन बाई पे भरोसा किया। तीजन बाई के शोज़ उन्होंने निश्चित रूप से देखे, हो सकता है सीधे ना देखे हों, टेलीविज़न पे देखे हों, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन और जैसा आप कह रही हैं वो शो मैंने भी देखा, बाद में रिपीट करके भी देखा है कि उन्होंने, मेरा पूरा विश्वास है कि श्याम बेनेगल को जैसा भरोसा था उससे कहीं बेहतर वो एपिसोड बना है और महाभारत उसमें प्रस्तुत हुआ है। वो पूरा काल जिंदा हो जाता है, वो जीवंत होता है। अब तो तीजन बाई नहीं रही, कलाकारों के सम्मान में सरकारें बहुत से कदम उठाती है, पहल करती है। अभी हमने देखा शिक्षा मंत्री गए तो उनके गांव के स्कूल का नाम उनके नाम पे करने की घोषणा कर दी। लेकिन वास्तव में क्या होना चाहिए? तीजन बाई की प्रतिभा या उन्होंने जो सीखा उसको बताने के लिए आज की पीढ़ी को क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए, या उनको सम्मान देने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, मुझे कई बार व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के न रहने के बाद उसको तो हम क्या सम्मान दे सकते हैं, लेकिन उसके प्रति जो हमारी अपनी भावनाएं हैं उसकी अभिव्यक्ति के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उन्होंने समाज के लिए, कला के लिए जिस तरह के प्रतिमान स्थापित किए हैं, उन प्रतिमानों को, मतलब मुझे कई बार ये लगता है कि बहुत आवश्यक है कि स्कूल का नाम उनके लिए कर दिया जाए, बहुत आवश्यक है कि उनकी मूर्ति स्थापित की जाए, बहुत आवश्यक है कि उनकी जन्मतिथि पुण्यतिथि मनाई जाए, लेकिन ये सेकेंडरी है। जो उनकी जीवंत परंपरा है, उस परंपरा का हम कितना सम्मान कर रहे हैं, उस परंपरा के प्रति हम कितने सजग हैं। जो बात गांधी जी के लिए जिस तरह से कही जाती थी कि गांधी के विचार, गांधीवाद उतना आवश्यक नहीं है जितने गांधी के विचार आवश्यक हैं, और गांधी तो खुद अपनी मूर्ति और 2 अक्टूबर की छुट्टी देने के विरोध में होते थे। तो दरअसल भावना वही है कि उन्होंने कला को लेकर जीवन में जिस तरह के इन मूल्यों को, सांस्कृतिक मूल्यों को महत्व दिया और उनको संचारित करने का, और महाभारत की कथा के माध्यम से जो पूरे शाश्वत मानवीयता के मूल्य हैं, उनके जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ एंड प्रोटोकॉल्स हैं, उन सारी चीज़ों को उन्होंने जिस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की, तो उस कला विधा को तो सुरक्षित रखना, लेकिन उस कला विधा को सुरक्षित रखने के नाम पे सिर्फ उनको कॉपी करना नहीं, वो जिस भावना के साथ और उसकी जिस अंतरधारा के साथ उन्होंने उस कला को रखा, अगर वो अंतरधारा का सूत्र हम पकड़ पाते हैं और आगे बढ़ा पाते हैं, वही मुझे लगता है कि किसी भी कलाकार के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके सम्मान के लिए उनकी प्रतिमाएं या जन्मतिथि, पुण्यतिथि, नामकरण वो है, लेकिन वो कई बार होता है कि ये सिर्फ एक तरह से कहिए कि अकाउंटेबिलिटी का होता है कि हमने ये नाम कर दिया, हमने ये मूर्ति लगा दी, जन्मतिथि मना दी, पुण्यतिथि मना दी। भारत रत्न की भी मांग हो रही है। ठीक है, भारत रत्न, दरअसल मुझे लगता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि पांडवानी की परंपरा और जिस भावना से वो कला का प्रस्तुति के माध्यम से और कला के माध्यम से जीवन मूल्यों का वो संरक्षण करना चाहती थी, तीजन बाई स्वयं भी शायद प्राथमिकता, सम्मान किसे बुरा नहीं लगता, भारत रत्न क्यों नहीं मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए उसके लिए, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि प्राथमिकता भारत रत्न दे के चैप्टर क्लोज ना किया जाए, भारत रत्न न दिया जाए, लेकिन तीजन बाई की परंपरा को जिंदा रखा जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है।